नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम हैं जंतर मंतर पर। जय हिंद, जय भारत में रेबल सदानंद पति। और इस वक्त जंतर मंतर आप लोगों के बीच मेरे दाहिने साइड में आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के एक जवान जो एक जद्दोजहद कर रहे हैं अपने आइडेंटिटी को लेके। मीडिया से आए तमाम पत्रकार बंधुओं को मेरा नमन। और गुजरात के भी मैं रिसेंट यात्रा में था, काफ़ी सारी कवरेज हम लोगों ने की। वहाँ पे हमारे पास एक विषय आया था विवेक जी के बारे में, जो कि लांस नायक है इंडियन आर्मी में, जो मुझे बताया गया। और इनकी एक समस्या ऐसी थी जो कहीं ना कहीं हमें झकझोर देती है। भाई, जवानों का नाम आता है, फौज का नाम आता है तो हम गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन इनकी जो अब बीती है, आज उनके सीनियर भी अब साथ में आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा आप लोग जानिए कि एक साधारण व्यक्ति का जो संघर्ष है, वो आर्मी में जाके भी अगर संघर्ष कर रहा है तो इस संघर्ष का अंत क्या है, इसका समाधान क्या है, जिसके लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। जी सर, बताइए आपके साथ क्या सर? मैं सर 31 मार्च 2008 को इंडियन आर्मी मैंने ज्वाइनिंग की थी और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग भुज में थी। उसके बाद सर मैंने लेह लद्दाख, आरआरबी, कई जगह मैंने सर्विसेज किए और मेरे सर्विस के दौरान किसी तरह का मेरे ऊपर कोई अनडिसिप्लिन केसेस नहीं था। मैंने ईमानदारी के साथ अपने सेना के अंदर मैंने अपना काम किया। मैं अहमदाबाद मेरा जो रेसिडेंशियल है वो अहमदाबाद, मैं छुट्टी गया अहमदाबाद। उसके बाद जब मेरी छुट्टी ख़त्म हुई, छुट्टी ख़त्म होने के बाद मेरे यूनिट से मुझे मेरे सीओ का मैसेज आया कि कल से आप ऑन ड्यूटी अहमदाबाद में रहेंगे। तो ऑन ड्यूटी एज ए रेजिमेंट रजिस्टर में मैं ऑन ड्यूटी था। मैं वहाँ पे अपने कमांडिंग ऑफिसर के पर्सनल काम भी होते थे, ऑडिट, जो इन लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन जो गवर्नमेंट द्वारा जो फंड आता है उसमें जो रिवेन्यू है तो उसके ऑब्जर्वेशन सेटल कराने के लिए मुझे अहमदाबाद भेजा गया। साथ ही था सीओ साहब की मैडम के लिए ज्वेलरी वगैरह, पानी की बोतल वगैरह मैं अहमदाबाद से भुज भेजा करता था। सडनली संडे को उनके ड्राइवर का फ़ोन आता है कि सीओ साहब के गेस्ट आए हुए हैं, पानी चाहिए। तो मैंने मना कर दिया कि सर आज संडे है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे मैंने पानी का खाली मना ही किया कि मुझे 4-5 दिन के बाद मालूम पड़ता है कि मुझे फौज से डिजेटर कर दिया गया, मतलब भगोड़ा, जो कि मैं ऑन ड्यूटी था। मैं एकदम शॉक हो गया। मैंने यूनिट में मैंने फ़ोन किया कि सर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। तो बोले आप, हमको जैसा ठीक लगा वो हमने किया। उसके बाद मैंने ब्रिगेडियर नेगी हो, हर जगह डिफेंस मिनिस्टर साहब, ऑल चैनल में मैंने कई बार गुहार लगाई। इस विषय में किसी तरह की कोई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी नहीं गई। फिर मैंने आरटीआई डाला। आरटीआई में पूछा कि मुझे आपने कितने दिन छुट्टी कटाया, कितने दिन आपने मुझे टीडी पे रखाया। तो जब मैंने आरटीआई डाला तो इनके तरफ से मुझे जवाब मिला, दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोटेक्टेड, ये आपको इन्फॉर्मेशन हम दे नहीं सकते। मैंने कई बार 1 साल तक इनसे आरटीआई मांगा, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं दिया। फाइनली जब मैंने सीआईसी में पिटीशन डाला तो सीआईसी से जब नोटिस आया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तब इन लोगों ने तुरंत इन्फॉर्मेशन दिया 141 डेज, जो कि फ़ौज के अंदर 90 दिन से ज़्यादा छुट्टी ऑथराइज नहीं है। और डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग हुआ। उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड ऑफिस होता है, जहाँ से हमारा पेमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहाँ जब मैंने आरटीआई डाला तो उन्होंने बोला 81 डेज़ में 21 डेज़ एडवांस ऑफ एनुअली। उसके बाद रेजिमेंट से जब परेड रजिस्टर का मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा तो उसमें मैं ऑन ड्यूटी। तो मेरे को बर्बाद करने के लिए इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ टैंपरिंग की। मैंने बराबर राजनाथ सिंह जी को बराबर में मिलने के लिए भी गया, लेकिन यस, हाँ, डिफेंस मिनिस्टर साहब, यस, मैं डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास भी गया कोरोना के टाइम, लेकिन वहाँ पे भी मुझे मिलने नहीं दी गया। मैं आज तक कम से कम मैंने 2000 लेटर डाल दिए, लेकिन आज तक उस लेटर के ऊपर किसी तरह की कोई इंक्वायरी नहीं बैठी। मैं प्रधानमंत्री जी, उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पीके मिश्रा साहब, उनके एडवाइज़र है खारे साहब, मैंने सबसे जस्टिस मांगा कि मुझे एक बार मिलने दिया जाए, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। मेरे साथ एक कर्नल साहब थे, कर्नल रूपेश, उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इस मैटर को सॉल्यूशन लाऊं, लेकिन उनको कर्नल द्वारा बताया गया कि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पास भी चले जाएंगे तो भी हम ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये सारे पावर राइट्स हमारे साथ है, जो आज तक कोई जवान हमारे सामने मुँह नहीं खोल पाया। आज मैं 3 साल से कंटिन्यू जस्टिस मांग रहा हूँ। लास्ट में फाइनली मैं कोर्ट में गया। कोर्ट में भी उनके वकील द्वारा अपने एफिडेविट में जवाब दिया गया कि विवेक झा अपनी मर्जी से पोस्टिंग आया है और अपनी मर्जी से छुट्टी गया और अपनी मर्जी से काम कर रहा था। फौज के अंदर जवान अपनी मर्जी से खाना भी नहीं खा सकता, तो अपनी मर्जी से पोस्टिंग कैसे आएगा। आज अगर इतने सारे चैनल अगर बनाए हैं, अगर सब मर्जी से करेंगे तो फिर ये चैनल बनाने का मतलब क्या है। सारी फिर सेना अपनी मर्जी से, फिर आज मैं लेह लद्दाख फिर क्यों जाता, मैं अपने घर अहमदाबाद में ही नौकरी करता। बिल्कुल। और मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि अधिकारी लोग, आए दिन जवान सुसाइड इसलिए करता है कि अधिकारी लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनाते हैं, टैंपरिंग करते हैं, पैसे का बड़े लेवल पे घोटाला करते हैं, जिसका मेरे पास एविडेंस है। 14 फरवरी पुलवामा अटैक
पूरा देश गूंज रहा था आंसुओं से। उस दिन भुज में टेंट पार्टी चल रही है अधिकारी द्वारा, पूरा एविडेंस में बता सकता है कौन कौन अधिकारी उस पार्टी में इन्वॉल्व था, और ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। आज जवान क्यों सुसाइड कर रहा है? सेना में हम अगर भर्ती हुए तो क्या हमारे जीने का अधिकार छीन लिया गया? ना हमको अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा कपड़ा मिलता है, ना अच्छा रहने को मिलता है। फैमिली से हम बात करते तो अगर फ़ोन रखा है तो हमारा सीधा चार्जशीट करते, आपको फ़ोन ऑथराइज नहीं है, और एक ऑफिस में बैठ के शेयर बाजार खेलते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं, अगर आपने इसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई तो पूरे देश के जितने भी जवान हैं सारे के सारे रोड पे आएंगे। ऐसी हमारा दुर्भाग्य कि हम ऐसी सेना के अंदर भर्ती हुए कि ऐसे अधिकारी हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं। इनके अंदर लीडरशिप के कोई गुण नहीं है। इन्होंने खाली अपना जेब बचाया और पूरे जितने भी फौजी हैं उनसे अपने घरेलू काम कराए, और जिसने मना किया उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, नहीं तो मार दिया गया। आपको डिसमिस किस वजह से किया गया? आप ये लोगों को बताएं एक बार, डिसमिस मीडिया को आप पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएं। डिसमिस इसलिए किया गया, मैंने खाली ओनली फॉर उनका पानी लाने से मना किया। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नितिन गुलाटी का पानी लाने की सजा है कि आपको आर्मी से डिसमिस होना पड़ेगा, जिसका मेरे पास सारा का सारा एविडेंस है। मैं 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। राजनाथ सिंह को मैंने कम से कम 500 लेटर भेजे हैं। क्या आपने मीडिया ट्रायल के लिए कोई मीडिया ट्रायल दिया था? 2 महीने से मैं अर्जी दे रहा हूँ मीडिया ट्रायल के लिए। आप देख सकते हैं इसकी कॉपी। ये स्वीकृत करते हैं वो लोग? कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया मैंने। कैमरे के सामने कोई एक्शन नहीं हुआ क्योंकि जवान का कोई भी सुनने वाला नहीं है। अच्छा, आपका डेजिग्नेशन क्या था? मैं लेस नायक था सेना का। फॉलोअर तो नहीं थे? नो, मेरे पास किसी तरह का कोई अनडिसिप्लिन केस नहीं है। मैंने ईमानदारी से देश की सेवा की। और पानी वानी पिलाने का तो फॉलोअर का काम होता है। मेरे को सेना आदेश पे चलती है। अगर सेना में अगर आपको बोल दिया तो वो आपको करना पड़ेगा। मैंने एक ही चीज़ मना किया कि मैं पानी नहीं ला सकता, उसकी सज़ा मैं अभी भुगत रहा हूँ। वो आपका जीता जागता सबूत है। पहले आप लाए, पहले पानी लाए थे आप, पहले आपने क्यों मना करा? क्या कारण आप मना करने का? पानी संडे को जब वो प्लांट ही बंद रहता है बिस्लरी का, जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो मैं कैसे पॉसिबल करूँगा? सर आप तो देश के लिए नौकरी करते हैं ना, आप उनके पानी लाने की तो पर मैम हम तो देश के लिए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज सिक्योरिटी और डिसिप्लिन को फ्रंट में रख के सेना, उसके पीछे सारे इनके काले धंधे चल रहे हैं। जो आपके साथ में हो रहा है, काले धंधे, हर तरह का रेवेन्यू हो रहा है। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ। अगर मैंने एविडेंस नहीं दिया तो मुझे फांसी पे चढ़ा देना। किस तरह का एविडेंस देंगे आप, बताइए? रेजिमेंट के अंदर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जवानों से दारू का व्यापार कराया जाता है, जेसीओ बनाने का पैसा लिया जाता है। देखिए बहुत सख्त आरोप है जो आप लगा रहे हैं। मैं साबित करके बता दूंगा। रेजिमेंट में जो गवर्नमेंट फंडिंग करती है उसका भी बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, उसकी भी ऑब्जर्वेशन की। अभी क्या चाहते हैं सरकार से? अभी सरकार से ये चाहते हैं कि आपको जो ये आर्मी के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये जो कन्वेंस लाके आपको जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, इनके बातों में मत आइए। आज जवान देश का एक मजबूत स्तंभ है। को लेके क्या बोलेंगे आप? यहाँ अपने मुद्दे पे हैं कि आप ना तो डिसमिस्ड है ना ऑन ड्यूटी, आपका स्टेटस क्या है अभी? मैं वही तो कंफ्यूज हूँ कि मैं इतना जस्टिस मांग रहा हूँ, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। आपको सैलरी मिल रही है? मेरी 3 साल से सैलरी बंद है, और मैंने मेरा वाइफ का जेवर वगैरह गिरवी रख के मैं कोर्ट का केस लड़ रहा हूँ। आज आपने जितने आरोप लगाया गया, इस आरोप हो सकता है कि कई सारे जो बड़े अधिकारी होंगे वो आपको मारने का प्लानिंग भी बनाया। अगर ये तो अक्सर हुआ है, सेना के अंदर कई जवान ऐसे मारे गए। आपके साथ जो व्यक्ति खड़े हैं उनका परिचय एक बार मैं चाहूँगा मीडिया से कराएं आप प्लीज। मैं सूबेदार मेजर पांडुरंग रामकृष्ण गोमा से आर्मी एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, और जब मैंने विवेक झा का केस को देखा है, और मैं चाहता हूँ हम आर्मी के डिसिप्लिन सोल्जर्स होते हैं, हम आर्मी के मैटर को कभी भी सिविल में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से इसने हर लेवल पे अपनी गुहार लगाई है और इसका कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुआ है, मैं आपके माध्यम से समूचे देश और समूचे अधिकारी को ये निवेदन करता हूं कि वे विवेक झा के मैटर को समझे और उसको डिसीजन देने का काम करें। और उसके जीवन में जो त्रुटि आई है, जिसके फैमिली ने जितना दुख झेला है और इंडिविजुअल ने तो दुख झेला है, इस कंडीशन में इंडिविजुअल चाहे तो अपने कई बार मेरे साथ उसने डिस्कस किया कि सर मैं अपने परिवार के साथ मैं अपना सारा जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मैंने उससे कहा था बेटा जीवन समाप्त करना कायरता है, हम इंडियन आर्मी के डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं, हम लड़ाई जानते हैं, हम बॉर्डर के उस पार भी लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बॉर्डर के अंदर भी लड़ना जानते हैं। हम डिसीजन के लिए
हर लेवल पे जाएंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसमें दखल दे और एक जवान के परिवार और जवान को बचाने का कार्य करे। विवेक जी के केस में आपको क्या लगता है, वो निर्दोष है? आपने क्या केस स्टडी किया विवेक जी के मसले में? आपको क्या लगता है, क्या उनके साथ गलत हो रहा है? मेरा आर्मी का 31 साल 9 दिन का सर्विस है। इतने बड़े अनुभव के साथ मैं कह सकता हूं बड़े दावे से कि जो विवेक जी के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं 100% गलत है और इसको केवल समझने की देरी है। जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके बैठेगा वो डिटेल बाय डिटेल विवेक जी उसको समझाएंगे। जिस तरह मैंने इस केस को समझा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह पे कहीं पर भी गलत नहीं है और उन्होंने आज तक फौज के डिसिप्लिन को मेंटेन रखा है। कभी भी सिविल के सामने अपने पॉइंट को, अपनी व्यथा को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हर जगह उन्होंने अपना डिसीजन मांगा है। हर जो इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जी को इंटरव्यू मांगा है, राष्ट्रपति तक वो गया है। जब उनको कहीं भी किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं मिली, वो आज बड़ी हिम्मत करके आपके माध्यम से जनता की अदालत में आया है और हम आपके माध्यम से समूचे देश सभी जनताओं को ये निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि प्लीज़ विवेक झा को न्याय देने में हमारा समर्थन करें। धन्यवाद। जी बोलिए। जी अब ठीक है, आइए आप लोग, आइए विवेक जी, आइए आप सबसे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं जब आर्मी का नाम हमारे ज़ुबान में या जहन में आता है। ये वीडियो का एक ही मकसद है कि विवेक जी को इंसाफ मिले, जैसे कि उनके सीनियर ने भी बोला। आप सबके बीच में एक बात और रखना चाहूँगा। अभी 1 महीने पहले विवेक जी के छोटे भाई की डेथ हुई है। घर में अकेले ये रह गए। इनके छोटे भाई की पत्नी, उनके बच्चे और विवेक जी के बच्चे और इनके एक बुजुर्ग माँ। आप समझ सकते हो पूरे परिवार की जिम्मेदारी इस भाई के ऊपर है। जब मैं गुजरात के दौरे में था तो बहुत सारे एक्टिविस्टों ने मेरे को बोला विवेक झा का केस आप देखिए, और उस गुजरात के सफ़र से लेकर आज जंतर मंतर तक आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। देखिए, मैं नहीं जानता आर्मी के अंदर क्या होता है क्योंकि मैं आर्मी का हिस्सा नहीं, पर मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ क्योंकि उनके बारे में सोचना भी एक बहुत बड़ा विषय है। वो वीर गति को प्राप्त होते हैं हमारे आपके लिए, वो देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। लेकिन अगर आज आर्मी के एक जवान के साथ इस तरीके का व्यवहार हो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हम सबको उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। ये ना हो कि ये आवाज़ दब जाए कोई इंक्वायरी में और सत्य कहीं छुप जाए या ढक दिया जाए। लेकिन रेबल जी, मोदी जी तो बात करते हैं कि हमने जो है आर्मी को मजबूत किया है, चाहे वो अग्निवीर को लेकर हो या किसी दूसरे मुद्दों को लेकर। देखिए, मजबूती और कमजोरी किसी व्यक्ति के, किसी नेता के और किसी मंत्री के भाषण से नहीं आती। मजबूती होगी जब आप जवानों के घर पे जाके स्थिति को देखें, आप उनके वास्तविक स्थिति को सुने उनके जुबान पे, क्योंकि जो मौजूदा पोस्ट है सच्चाई वही बयान कर सकते हैं। तो मिल रही है ना आर्मी जवान को? नहीं, फैसिलिटी मिल रही है, जब तो विवेक झा आप लोगों के समक्ष खड़े हैं कि उनको ये तक नहीं पता कि वो ड्यूटी में है या नहीं। उन्होंने अभी खुद बोला कि एक रूटीन ऑफ हॉलीडेज होता है, तो 140 दिन की छुट्टी कैसे हो सकती है? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये विवेक जी बोल रहे हैं, जो लांस नायक के तौर पे जिन्होंने ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी में। जवाब दिया उन्होंने। जी, गुनहगार कौन है? देखिए, सिस्टम को हर जगह कहीं ना कोई इश्यूज तो है, नहीं तो केवल दाल की बात कहने पे कोई कोर्ट मार्शल कैसे हो सकता है? क्या सजा थी उसके लिए? क्यों, क्या गलती की? उन्होंने बस एक सवाल ही तो पूछा था। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान थे जिन्होंने बोला दाल में दाल कहाँ है, तो क्या अपने दाल के लिए प्रश्न करना भी अधिकार नहीं है? और ये जो मीडिया है जिसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ बोला जाता है, या तो इसे मिटा दीजिए, टेक्निकली डिक्लेयर कर दीजिए देयर इज नथिंग कॉल्ड मीडिया। और अगर आप इसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं तो इनके जैसे पीड़ित लोगों की आवाज़ तो हमें बनना पड़ेगा। अब मुकदमों के डर से आप सत्य को छुपा तो नहीं सकते ना भाई। जी, राहुल जी, जितने भी अभी मोदी जी के बिल आए हैं या योजना आई है, उनका सबका आपने विरोध किया। देखिए, व्यक्ति, अग्निवीर है, किसान बिल है और दुनिया भर के बिल। चलिए मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ। पहली बात तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे कोई बैर उनसे नहीं है, मैंने अपने जीवन का पहला वोट उनको दिया है। आप इस बात को समझें। किसान बिल के बारे में, मेरे भाई, किसानों ने मांगा था क्या ये बिल? किसानों से पूछ के बिल लाया गया था क्या? आपको ये बात समझना होगा। जब हमने मांगा नहीं, आप दे ही क्यों रहे हो? आपने मांगा था दूध दही में टैक्स, इन्होंने मांगा था कि मेरे को बैठा दो घर पे। क्या ये ड्यूटी में जवान वर्दी पहन के काम करते हुए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? यहाँ कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है किसी के साथ। देखिए, हम मीडिया में हम कहीं ना कहीं क्रॉस भी करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन भी करेंगे और सवाल भी उठाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है। जब नोटबंदी हुई थी और नोटबंदी पे भी आंदोलन हुआ था, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लिया। जीएसटी पे भी आंदोलन हुआ, फिर वो एक्सेप्ट कर लिया।
अब अग्निवीर के आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने में आंदोलन हो रहे हैं और युवा मतलब अपनी जान भी दे रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करने देखिए जा रहे हैं। मेरे भाई, मैं एक बात बोलूँगा, स्वीकार करना और विरोध करना ये अपनी अपनी मानसिक प्रवृत्ति का काम है, बराबर। लेकिन यहाँ मैं जिस कार्य के लिए आज आपके बीच मंच पे हूँ ना, वो मेरे स्वयं के मन से बहुत बड़ा है। एक सवाल एक भाई के इंसाफ के लिए, जिसके घर में अकेला कमाने वाला ही है। इनके छोटे भाई की अभी डेथ हुई है, उनके परिवार के बच्चे, इनके बच्चे, और इनको 3 साल से कोई तनख्वाह नहीं मिली विवेक जी, बराबर। मैं तो केवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जब मैं SSC GD के लिए आता हूँ, अभी आज जयपुर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं 2018 से पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करने वाले वो जवान जो फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, मेडिकल टेस्ट पास करके बैठे, लेकिन उन्हें वर्दी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ तो ज्वाइन करने के बाद आज वर्दी नहीं है, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मुद्दा आज का विषय जंतर मंतर में आना, हम सबको एक पावर मिलता है संविधान से कि हम सत्य के लिए आवाज़ उठाएं। ये आवाज़ विवेक जी के लिए, जैसे कि उनके सीनियर ने भी बोला, मुझे लगता है ये सम्मान देना ज़रूरी है। और इनको न्याय दिलाने में आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि उनको न्याय दिलाने में सक्षम तौर पे उनकी सहायता करें। देखिए, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है पत्रकार महोदय, ये व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आज वर्दी क्यों नहीं है? 2013 से जो व्यक्ति ज्वाइन करके काम कर रहा है, आज उनके पास वर्दी क्यों नहीं है? देश की जनता से क्या अपील करना चाहिए? सर, देश की जनता से यही अपील करना चाहते हैं हम कि जब मैं ईमानदारी से अगर मैं काम कर रहा था, अगर मैं गलत था तो इंक्वायरी बिठानी चाहिए ना। 3 साल हो गया, अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं बैठी है, और मैं लेटर भेज रहा हूँ। लेटर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सैडर मशीन में डाल रहे हैं या क्या कर रहे हैं, यही पता नहीं चल रहा है। अगर डायरेक्टली आप मीडिया में जाएंगे तो भी फंस गए कि आप मीडिया में कैसे चले गए, आपने किसको बताया। आज मैं डिफेंस मिनिस्टर, लास्ट में मैं हार के प्रधानमंत्री जी, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा साहब, उनके एडवाइज़र खारे साहब, उनको भी मैंने कई बार लेटर दिया कि सर एक बार मेरे को अपनी बात रखने का मौका तो दिया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो इतनी लड़ाई मैं नहीं लड़ता अगर मैं गलत रहूँगा तो। आज सर मैं जस्टिस मांग रहा हूँ। रेबल जी, आपके सामने पीड़ित खड़े हैं, कितनी सुविधा में आप तय कर लीजिए, प्रधानमंत्री जी तय कर लीजिए, हमारा आप तय कर लेते हैं। एक जवान जिनके हाथ में इतने कागज है ड्यूटी के टाइम पे, वो क्या कागजों के चक्कर काटने के लिए वर्दी पहना था क्या? आप सोच लीजिए इस बात को। मेरे ख्याल से ये काफ़ी होगा इस बात को समझने के लिए भाइयों और बहनों। आप लोग सभी मीडिया के साथी हैं, अगर विवेक जी को आप लोगों ने ये इंसाफ दिला दिया तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी अपने कर्तव्य का पालन किया। नहीं तो हम लोगों ने ये डिग्री क्यों ली, हम लोगों ने कैमरे क्यों पकड़े या माइक क्यों पकड़े? सर, एक रिसेंटली अभी एक 5-6 महीना पहले एक इशू हुआ था। एक बंदा 4 महीने से ऑन ड्यूटी यूनिट के बाहर है और यूनिट में उसका लेटर आया हुआ है, ना CO को पता है ना किसी को पता है। और जब वो बंदे की डेथ हो गई, श्याम जी नाम था, पठानकोट होटल तड़का पैलेस के अंदर, जब डेड बॉडी मिल रही है तब मालूम पड़ रहा है कि वो जवान मर चुका है। मतलब उस कमांडिंग ऑफिसर की नेग्लिजेंसी के कारण उस बंदे की डेथ हुई और उसको भी फर्जी डॉक्यूमेंट बना के गवर्नमेंट से 90 लाख रुपए दिलाया। आज गवर्नमेंट के जो केस कोर्ट में हो रहे हैं ना, उस MOD का अंदर जो वकील है ना, उनका खर्चा साल का 800 से 900 करोड़ रुपए का है। आज मैं केस लड़ूंगा, अधिकारी को वकील गवर्नमेंट का वकील होगा, मैं केस जीतूंगा, पेमेंट गवर्नमेंट करेगी। इसलिए अधिकारी छोटे छोटे इशू को बोलते कोर्ट में जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पेमेंट गवर्नमेंट ने करना है, ना ही कि अधिकारी ने करना है। और अधिकारी जितने ज़्यादा लोगों को पनिशमेंट देता है उसका उतना ज़्यादा प्रमोशन होता है। ये चीज़ मैंने देख ली इस लड़ाई में 3 साल। पास वो क्या है वो दिखा दीजिए क्या? जी।